हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th और 11th से रिलेटेड चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 2 देखना है। लेक्चर नंबर 1 में हम जो है वर्क के बारे में बता दिए थे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क के बारे में बता दिए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स बना के दिखाए थे। तो आज हम बात करेंगे एनर्जी का, और इस एनर्जी में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये एनर्जी होता क्या है, व्हाट इज़ एनर्जी। तो कहते क्या है कि एनर्जी एक कैपेसिटी है काम करने की क्षमता को। एनर्जी क्या है? एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। या एनर्जी एक स्टोर्ड अमाउंट है जो काम को करवाता है। आप उतना ही काम कीजिएगा जितना आपके पास एनर्जी होगा, या उतना ही एनर्जी आपका कंज्यूम्ड होगा जितना कि आप काम कीजिएगा। मतलब वर्क डन जो होता है वो एनर्जी कंज्यूम्ड के बराबर होता है। इस तरह से एक स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड जो होगा वो इक्वल होगा वर्क डन का। कहने का मतलब क्या कि आप उतना ही काम कीजिएगा जितना आपके पास एनर्जी है, या उतना ही काम होगा जितना आपका एनर्जी खत्म हुआ है कि नहीं है। तो आप उतना ही काम कीजिएगा जितना आपके पास एनर्जी है, या आपका एनर्जी जितना खत्म हुआ उसके बराबर आप काम किए। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन। क्या है कि इट इज़ द स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है कि स्टोर्ड एबिलिटी है, मतलब आप स्टोर किए एनर्जी काम करने के लिए। आपके पास एनर्जी है तो आप काम कीजिएगा, वर्क कीजिएगा। तो आप बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का टाइप्स में मैकेनिकल एनर्जी आता है, मैकेनिकल एनर्जी आता है, और ये मैकेनिकल एनर्जी जो है आप लोग का, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिला के बनाता है। ठीक है, विंड एनर्जी हो गया, है ना, मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, अब सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी बहुत सारे तरह के एनर्जी होते हैं, और भी एनर्जी होंगे। मैकेनिकल हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया, केमिकल हो गया, जियोथर्मल हो गया। देखो मैकेनिकल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिला के बनता है। विंड एनर्जी जो हवा से, इसको जो हवा से मिलता है। सोलर एनर्जी जो सनलाइट से। केमिकल एनर्जी जो बैटरी में स्टोर्ड होता है। जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ के पास एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एनर्जी होता है। हाइड्रो एनर्जी जो हम लोग वाटर से मिलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमको इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से मिलता है, चार्ज का फ्लो होना, उसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी, उसी के वजह से जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, दैट इज आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सब एनर्जी का टाइप है। तो हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, और इस मैकेनिकल एनर्जी में जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं किसको है। एनर्जी किसको कहते हैं? तो एनर्जी उसी को कहते हैं काम करने की क्षमता को, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। या एनर्जी क्या है? एक स्टोर्ड एबिलिटी है काम करने का। अगर आपके पास एनर्जी है, एनर्जी कंज्यूम उतना ही होगा जितना वर्क कीजिएगा। अब एनर्जी का सेम यूनिट होगा वर्क के बराबर, क्योंकि जो वर्क का यूनिट होता है वही एनर्जी का यूनिट होगा। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। एनर्जी का यूनिट क्या भी होगा? जूल। वर्क का डायमेंशनल यूनिट क्या था? जो वर्क का डायमेंशनल यूनिट था ml2T-2, है ना, ml2T-2। उसी तरह से एनर्जी का, सारे एनर्जी का भी यूनिट यही होगा, ml2T-2। निकाल के आप देख सकते हैं। वर्क का निकाले थे, पोटेंशियल एनर्जी का निकालिए, काइनेटिक एनर्जी का निकालिए, mgh हाफ mv² करके। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, गुड। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी कहते क्या है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो ना, जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसके अंदर जो वेलोसिटी होता है उसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होता है। कहने का मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं कि एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी पॉजेस्ड
by an object by virtue of its motion, virtue of its motion, या सिंपल में आप ये लिख सकते हैं, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी हो गया, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आप ये भी लिख सकते हैं कि एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी मोशन के कारण प्रोड्यूस होगा, जो एनर्जी मोशन के कारण होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और एक बात हम अभी जस्ट आपको बताए हैं कि जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड होगा मतलब आप उतना ही काम कीजिएगा जितना आप वर्क डन कीजिएगा। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल होगा वर्क डन का, इक्वल होगा वर्क डन का, ठीक, इक्वल होगा वर्क डन का। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ग्राउंड है, सीखना है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन करना शुरू किया और इसका एक्सीलरेशन जो है वो a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या एक्सीलरेशन, इस पर कुछ फोर्स लगा होगा, उस फोर्स के कारण जो इसका एक्सीलरेशन आया वो आ गया a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, ठीक, डन। अब ये ऑब्जेक्ट मोशन किया यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हुआ, यहाँ तक हुआ, ठीक है। मान लो कि स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी u था, बाद में इसका वेलोसिटी v हुआ। इनिशियल वेलोसिटी इसका u है और बाद में वेलोसिटी v, और ये जब चला होगा तो कुछ s डिस्प्लेसमेंट तक चला होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट मान लो कुछ s है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, एक्सीलरेशन a प्रोड्यूस किया, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और जो चला डिस्प्लेसमेंट s तक चला होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन निकाल लें, क्योंकि ये मोशन में है, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी लगा होगा वो कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और वो एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा, क्योंकि जितना भी काम होगा, जो भी एनर्जी कंज्यूम्ड होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। तो अगर हम इससे वर्क डन निकाल लें तो क्या मेरा काइनेटिक एनर्जी निकल सकता है, कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो सर जो वर्क होता है वो होता है Fs cos थीटा, ठीक, क्लियर है। अब देखो फोर्स मास है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, F बराबर m हम निकाल लेंगे। cos थीटा, फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, एंगल 0। फोर्स किधर लगा, फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, थीटा 0, ठीक। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s। तो यहाँ पे s निकाल लें, देखते हैं s क्या होगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है बाबू, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ठीक। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुआ, ठीक है, हाँ रेस्ट से शुरू हुआ, सॉरी, तो u इसका 0 मीटर पर सेकेंड ले लो, ठीक है, और बाद में कुछ वेलोसिटी v हो गया। तो इसका जो तुम निकालोगे s निकालोगे, क्या होगा s बराबर, तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो सिर्फ फिर स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2as, तो s बराबर क्या आएगा आपका, v स्क्वायर अपॉन 2a। डिस्प्लेसमेंट आ गया v स्क्वायर अपॉन 2a, क्लियर है। अब निकालो वर्क, वर्क क्या होगा बाबू, अब निकालो वर्क देखो, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन ma रखेंगे, इंटू s कितना आया, v स्क्वायर बाई 2a, कॉस थीटा कितना, कॉस 0 डिग्री, कॉस कितना, कॉस 0 डिग्री। तो जो w होगा वो होगा m a इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1। अब इधर आता है, क्या क्या आया, w बराबर आया ma इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 1, तो यही हो जाएगा, a कैंसिल हो गया, क्या बचा वर्क,
mv²/2। क्या ये हाफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ mv²? देखो ये हाफ mv² आया वर्क। अब हम स्टार्टिंग में ही लिख दिए थे कि ये जो वर्क होगा किसके बराबर होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड के बराबर होगा। ये वर्क किस वजह से है, देखो इसमें वेलोसिटी है, और वेलोसिटी किस में होता है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, तो मोशन के कारण जो वर्क हुआ वो कौन सा वर्क होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका हाफ mv², ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब इसको और आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। पहले इसको कॉपी कीजिए। क्या पता है कि एक ऑब्जेक्ट था m जो इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया, इसके पास एक्सेलरेशन a था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल 0 डिग्री, u से 0 से लेके v वेलोसिटी तक चला, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल दिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को रख के, v² - u² बराबर 2as, तो v² बराबर 2as, s बराबर v²/2a, ये निकाल दिए। अब हम लोग वर्क जानते हैं कि Fs cos थीटा होता है, तो वर्क बराबर फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इसके पास एक्सेलरेशन a है, तो m इंटू a, बच गया s ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, v²/2a, यहाँ रख दिए v²/2a इंटू कॉस 0 डिग्री। 0 क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, पैरेलल है, थीटा 0 डिग्री, तो थीटा सेम नहीं पैरेलल है इसलिए 0, थीटा 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ma इंटू v²/2a, यहाँ पे देखो ma इंटू v²/2a, एक्सेलरेशन खत्म, बच जाएगा mv²/2, तो ये वर्क आया, और यही वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी आ गया। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, गुड। अब देखो इसको और आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, इस तरह से कि काइनेटिक एनर्जी क्या आया हम लोग का, काइनेटिक एनर्जी आया हाफ mv²। अच्छा, मोमेंटम बराबर क्या होता है, p से डिनोट करते हैं, वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोशन के वीडियो में पूरा पढ़ाया गया है, देख लीजिएगा जाके, जिसको नहीं समझ में आ रही है जाके देख लीजिएगा, पीछे का पढ़ लीजिएगा तब समझ में आएगा। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक काम करो, क्या ये तो ऐसे ही था, mv²/2 था, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जितना दिए नीचे उतना ही दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देख बाबू, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो m को रहने दो, v² मतलब 2v, v² का मतलब क्या, v × v, है ना, तो एक v mv के साथ रखो, एक ये m और इसमें एक और v, देखो m × m, v² मतलब v × v, ठीक है, अपॉन 2m। देखो mv और mv की जगह p लिख सकते हैं क्या, हाँ, मोमेंटम, तो p × p अपॉन 2m, ठीक, p × p अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, p × p² अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m। इसको और भी करना है तो p² बराबर क्या लिख सकते हैं आप, ये भी फार्मूला है ना, p² बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 × m × k, 2m क्या, ट्वाइस ऑफ मास, तो p बराबर क्या हो सकता है, √2m × काइनेटिक एनर्जी। इतना क्लियर है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक। अच्छा, इसका डायमेंशनल यूनिट देखते हैं, एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल यूनिट हम लोग देखते हैं, निकाल दो तो डायमेंशनल यूनिट, पॉज करके निकालो तो देखो mv²/2, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इसके डायमेंशनल यूनिट की बात करते हैं हम लोग। हम बोले थे कि जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, डायमेंशनल यूनिट, वर्क एनर्जी सब सेम, क्योंकि वर्क खुद में एक एनर्जी ही है, एक तरह से समझो, वर्क उतना ही होगा जितना तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mv²/2, हाफ mv² बोला या v²/2, तो 2 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका कुछ नहीं। m क्या है, मास का kg। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड मतलब क्या, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो मतलब मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी kg का कैपिटल M, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का 2, और सेकेंड स्क्वायर मतलब t⁻⁻²। देख लो आ गया ना, यही तो डायमेंशनल यूनिट है। वर्क का भी तो यही है, mL/t-2, पहले भी बोल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है
वो शेप, साइज और कन्फिग्रेशन के वजह से जो एनर्जी पॉजिट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वैसे एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि जिस ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उसके पास उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। मास तो कांस्टेंट होता है, मास चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, energy possessed by an object by virtue of its shape, size and its configuration is called potential energy। ठीक, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। चलो एक चीज छूट गया, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या छूट गया? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बताते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। ये क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या? अच्छा, दो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल वेलोसिटी के साथ जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिंपल सी बात है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। तो हाफ m तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? v² माइनस u²। ये तो है डेल्टा के ई। वर्क एनर्जी थ्योरम इसी को बोलते हैं। वर्क निकालना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अब इसको और बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाइएगा? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m, देखो v² माइनस u², तो a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, और ये वर्क डन के इक्वल होता है। तो कभी कभी अगर दो वेलोसिटी दिया हुआ है u v दोनों ऑब्जेक्ट का, क्योंकि u हम जो निकाले थे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को u 0 रख दिए थे, u रखते तो यही चीज़ आता। मान लीजिए जो हम बता रहे थे यहाँ से ऑब्जेक्ट m है, इनिशियल वेलोसिटी u रहता और फाइनल वेलोसिटी इसका v रहता, तब इसका जो डिस्प्लेसमेंट s हम लोग निकालते, अगर एक्सेलरेशन इसका a मीटर पर सेकंड रहता तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट s निकालते वो आता v² माइनस u²/2a। तब जो वर्क निकालते यही होता, तब जो वर्क निकालते w बराबर fs cos थीटा, तो एफ एम ए रखते हैं, fs cos थीटा एफ एम ए इंटू एस क्या आया आपका v² माइनस u²/2a, v² माइनस u²/2a आता। ठीक है, और cos 0 1 हो जाता, तो ये ख़त्म। तो क्या बचा? वर्क बराबर m इंटू v² माइनस u²/2। तो यही तो है m/2 इंटू v² माइनस u²। यही तो m/2 भी तो लिख सकते हैं, हाफ m को m/2 लिख सकते हैं, वही चीज़ है सेम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन जो होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम लोग निकाल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके, जब u v दोनों गिवन रहेगा तब। अगर सिर्फ v दिया हुआ है तो हाफ m² कर देंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन देखिएगा कैसे कैसे पूछ रहा है। इसको इरेज करते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अब देखो, मान लो कि ग्राउंड है, क्या है? ग्राउंड है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है, इसको कुछ h हाइट तक उठाया गया, हाइट h तक। ठीक है, इसमें फोर्स लगा जो भी है, ठीक है, फोर्स लगा होगा तभी तो ऊपर गया होगा। तो अब इसको ऊपर ले जाने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगा होगा,
अब वो एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा। तो क्या हम वर्क निकाल लें तो इसका एनर्जी पता चल जाएगा। तो W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स किधर लगा बाबू, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऊपर। थीटा कितना, 0 डिग्री। ठीक है, तो एफ एस कॉस 0, एफ एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, एफ एस कॉस 0 डिग्री। अच्छा, जो फोर्स लगा होगा एच हाइट तक गया, ये फोर्स क्या लगेगा, एम जी। एफ बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एम जी। और ये कॉस 0 की वैल्यू क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या, एच। कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ जो वर्क आएगा वो एम जी एच आएगा। और यही वर्क पोटेंशियल हाइट की वजह से आया तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच होगा। ये एक तरह से वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी इस पे जो वेट फोर्स लगेगा वो एम जी ही लगेगा। क्या लगेगा, एम जी ही लगेगा। और ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक लेके गए तो जो पोटेंशियल एनर्जी आया एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी आया। तो पोटेंशियल एनर्जी मास, ग्रेविटी और हाइट को लेके आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, एम जी एच। अब एक बात बताओ, अगर हाइट नहीं रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ हाइट पे होगा तभी क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट, जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना कम हाइट होगा उतना कम पोटेंशियल एनर्जी होगा। मान लो एम मास का ऑब्जेक्ट है, मैक्सिमम हाइट तक है, एच हाइट तक गया, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगा, मैक्स पोटेंशियल एनर्जी होगा जो एम जी एच होगा। और जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे उतना ही काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो एम जी एच के बराबर होगा। मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 50 है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी 50 होगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वैसे वैसे हाइट को अटेंड करेगा, वेलोसिटी कमेगा। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो वेलोसिटी को खोता है, हाइट को पाता है। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी खोएगा उतना ज़्यादा हाइट को पाएगा। मतलब जितना ज़्यादा वेलोसिटी खोएगा काइनेटिक एनर्जी खोएगा, हाइट को पाएगा पोटेंशियल एनर्जी पाएगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही तो कहता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी को खोएगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को पाएगा, या जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को पाएगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी को खोएगा। लॉस इन पी बराबर गेन इन के, है ना। जितना खोएगा उतना पाएगा। कहने का मतलब एक बार और समझा दे रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो कहने का मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाएंगे, लास्ट लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 3 में पावर, या लेक्चर नंबर 3 में पावर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों पढ़ा देंगे। मान लो एम मास है, ऑब्जेक्ट कुछ हाइट तक गया, तो यहाँ पे जो होगा पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, मैक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, 0। सॉरी, यहाँ पे हाइट क्या होगा, 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अब जितना खोएगा उतना काइनेटिक पाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो एम जी एस था, नीचे आते गया, जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी 50 रुपया, जैसे जैसे नीचे आया 10 रुपया बचा, 30, 20, 30, 10, 5, 3, 2, 1, 0। तो जितना पोटेंशियल खोया उतना काइनेटिक मिल गया। मान लो अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 50 जूल होगा तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 50 जूल, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यही कहता है, सॉरी एनर्जी, लॉस इन के बराबर गेन इन पी, या लॉस इन पी बराबर गेन इन के। वैसे भी एक सिंबल समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब तुम ऊपर थ्रो करते हो तो जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी कमती है, और जब वेलोसिटी कमेगा तो काइनेटिक एनर्जी कमेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा हाइट बढ़ेगा, और जब हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि एम जी एच है। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी कमेगा उतना ज़्यादा हाइट बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी कमने के कारण जितना कम होगा आपका काइनेटिक एनर्जी, जितना कम काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी जितना खत्म होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आई। ठीक है, तो इससे हम 1-2 न्यूमेरिकल्स बना के देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी 80 जूल है, मास 100 ग्राम है, तो पूछ रहा है कि मोमेंटम और वेलोसिटी क्या होगा।
तो देखो मास 100 ग्राम में इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, तो 100/1000 मतलब कितना केजी हो जाएगा? 0.1 kg, 100/1000, हाँ 0.1 kg आ गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ें कि जो मोमेंटम होता है वो रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला बताए थे, तो मोमेंटम निकालिए पहले। तो रूट अंडर 2m, 2 इंटू मास कितना है 0.1 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है 80 जूल, नीचे कितना हो जाएगा 10, ख़त्म। तो आ जाएगा रूट अंडर 16, कितना आ जाएगा रूट अंडर 16, है ना। तो कितना आ जाएगा 16 का 4 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, हाँ मास इंटू वेलोसिटी 4 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम आ गया, मास इंटू वेलोसिटी होता है तो P आ जाएगा आपका 4 kg मीटर पर सेकेंड। मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम आ गया। अब हम लोग पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा, तो P बराबर m इंटू वी होता है भाई। तो यहाँ पे 4 रखिए, मास कितना है 0.1 और वेलोसिटी निकालना है, तो v बराबर कितना हो जाएगा 4/0.1 मीटर पर सेकेंड। तो आपका सीधा आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम चेंजेस। देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 36 से 90 गया, 36 to 90, मतलब ये इनिशियल u होगा और ये v होगा। देखो दो वेलोसिटी आ गया u v, है ना, और मास दिया हुआ 200 ग्राम। तो वही तो बोले, तो वर्क डन पूछ रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ जो वर्क डन होगा भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, तो डेल्टा के। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो डेल्टा के सीधा m/2, हाफ m/2 इंटू v प्लस यू इंटू v माइनस यू, लगाइए ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो m/2 कॉमन आएगा, v² माइनस u² बनेगा, तो m/2 इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, यही फार्मूला पे अप्लाई कर दिए। तो अब देखो डेल्टा के ही क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर। तो m/2, मास कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, 200/1000, 0.2 kg अपॉन 2 जूल में आ जाएगा डायरेक्ट। v देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से जब मल्टीप्लाई होगा, 36 गुना 5/18, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो v यहाँ ये तो u है ना, प्लस 10। ठीक है, v कितना होगा, तो 90 × 5/18 25, और यहाँ पे क्या होगा 25 माइनस 10, दोनों निकाल लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा वर्क डन। तो आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आपका आ जाएगा 0.2/2 मल्टीप्लाई 25 10 35 मल्टीप्लाई 25 माइनस 10 15। ठीक है, अब इसको यहाँ 10 रखिए, 5 से 2 टाइम्स में 10, 5 से 3 टाइम्स में 15, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका 35 मल्टीप्लाई 3/2, तो 3 × 5 = 15 का 5, बाकी 1 3 105 अपॉन 2 जूल। अब इसको डेसिमल में ले आइए, तो कितना जूल हो जाएगा, वर्क डन जो होगा आपका 105/2, तो 105/2 तो आपका हो जाएगा 52.5 समथिंग। फिफ्टी 2.5 कर लीजिए ना, 105/2, 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूना 4 आ गया, और 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, यही होगा। ये किस में आएगा, इसका यूनिट क्या होगा, जूल हो जाएगा।
तो वर्क डन इस तरह से निकल गया। क्या लगा है यहाँ पे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाले। जब दो वेलोसिटी रहेगा तो हम लोग लगाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। फाइनल काइनेटिक फाइनल वेलोसिटी के साथ, इनिशियल काइनेटिक इनिशियल वेलोसिटी के साथ। m/2 कॉमन आएगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो m/2 रख के v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूट जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको इरेज करते हैं। ओके अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर। मान लो कि एक ग्राउंड है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, और ग्राउंड से ऊपर कितने हाइट पे रखा हुआ है? 100 मीटर के हाइट पे रखा हुआ है। क्लियर है इतना बात? ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पहले तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, पहला पॉइंट, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद फिर बोला है कि इफ इट इज ड्रॉप्ड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। पहले तो यहाँ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अभी जस्ट बताए थे, प्रूफ करके बताए थे। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। क्लियर है? तो P निकालते हैं। मास कितना? मास 5 kg दे रखा है। ग्रेविटी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितना? 100 मीटर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी तो जूल में आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 5 और 1000 और 5, मतलब ये आपका 5000 जूल। अब इससे पहले हम 4 बार बोले थे, 5 बार, कि जितना लॉस करेगा पोटेंशियल में उतना गेन करेगा काइनेटिक में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है आपका वो है 5000 जूल। अब जैसे ये नीचे आएगा इसकी हाइट कमेगी, जब हाइट कमेगा तो हाइट के वजह से ही तो एनर्जी था। जैसे जैसे हाइट कमेगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। मान लो यहाँ 5000 है, यहाँ आने के बाद 4000 हो गया, 3000, 2000, 1500, धीरे धीरे ख़त्म होकर यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ तक आते में पोटेंशियल एनर्जी कितना ख़त्म हुआ? 5000 था, यहाँ तक आने में कितना ख़त्म हुआ? 5000 ख़त्म हो गया। ये 5000 जूल ख़त्म हुआ, लेकिन ये किसको मिलेगा? वही तो बोले लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। मतलब 5000 पोटेंशियल खत्म हुआ तो ये 5000 कौन लेगा? काइनेटिक लेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इस लास्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हो जाएगा आपका 5000 जूल। एक लाइन में क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बोला था कि जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो जब नीचे आएगा तो ग्राउंड के हिट करने से पहले उसके पास कितना ग्राउंड पे हिट कर देगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी खत्म। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, v0 हाफ mv स्क्वायर, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो सर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो सिंपल सा एक सा लॉजिक याद रखो कि यहाँ जितना पोटेंशियल होगा यहाँ उतना काइनेटिक होगा, और यहाँ जितना काइनेटिक होगा यहाँ उतना पोटेंशियल होगा। लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, या गेन इन काइनेटिक इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वेलोसिटी कमेगी, हाइट बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे 5000 था, यहाँ पे आने पे क्या 0 हुआ, मतलब 5000 पोटेंशियल एनर्जी को ख़त्म किया। तो जितना ख़त्म किया वो काइनेटिक ले लेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 5000 जूल हो जाएगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पावर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। ओके, तो पढ़ते रहिए मेरे साथ और मेहनत कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।